अहमदाबाद में हुए हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। अपने आप को बहुत ही भरोसेमंद विमान बनाने वाली कंपनी बताने वाली बोइंग के विमान के साथ इस तरीके की दुर्घटना 737 ड्रीमलाइनर उसके साथ इस तरीके 787 ड्रीमलाइनर माफ कीजिएगा, उसके साथ इस तरीके की दुनिया की पहली घटना। लेकिन उसके साथ साथ बोइंग पर भी उठ रहे तमाम सवाल, कई चीजें हैं। इतिहास गवाह है कि दो विमानों, खास तौर से एक 787 ड्रीमलाइनर और दूसरा 737 मैक्स, ये दोनों बोइंग के हैं। इनको लेकर के करीब 20 लोगों ने विसल ब्लोइंग की। विसल ब्लोइंग मतलब जो संस्था के अंदर था और उसने जनता के सामने कुछ जानकारी सार्वजनिक करने की मन में ठानी। ऐसा क्यों हुआ है कि 20 बार ये अटेम्प्ट किया गया है बोइंग के अंदर से सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट करने की। इन सारे केसेस में इतिहास में हुआ क्या, क्या इनको नजरअंदाज किया गया? कुछ आरोप ये भी थे कि बोइंग लगातार जल्दी से अपने विमान की सप्लाई पूरे करना चाहता है सिक्योरिटी सिस्टम्स को दरकिनार करके। और क्या ये बोइंग इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर आप तुलना करें तो उसके कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में जो कंपनी है एयरबस, वो लगातार बोइंग के मुकाबले परफॉर्म अच्छा कर रही है। तो क्या ये मुनाफे का प्रेशर बोइंग के ऊपर था जिसकी वजह से इस तरीके की हरकतें हो रही थीं? हिंदुस्तान में भी अब खबर आ रही है कि ये जो 787 ड्रीमलाइनर हैं, इनको शायद रोका जा सकता है उस समय तक जब तक इनकी पूरी जांच ना हो जाए और पता ना हो जाए कि इसमें क्या तकनीकी गड़बड़ी थी जिसकी वजह से अहमदाबाद में ये विमान नीचे गिरा। ये पूरा प्रकरण क्या है, डिटेल में जानना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो 20 विसल ब्लोअर्स की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हम जानते हैं कि कल जो विमान गिरा अहमदाबाद में वो है 7878 ड्रीमलाइनर। ये एयर इंडिया में बहुत सारे ये विमान हैं और भी दुनिया भर में तमाम एयरलाइंस की कंपनी ये वाले विमान इस्तेमाल करती है। और एयर इंडिया के पास तो एक खासी लंबी चौड़ी फ्लीट है इसकी। सेलिब्रेटेड विमान है, आज तक कभी कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे। ये टेक्निकल ग्लिचेस को बहुत हद तक सही भी किया गया, लेकिन इस तरीके का हादसा हो जाएगा ऐसा ना बोइंग ने सोचा था ना एयर इंडिया ने। इसके चलते अब एयर इंडिया को सरकार ने ये बोला है, और सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं और भी जो ड्रीमलाइनर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहे ड्रीमलाइनर्स को जांच के लिए हो सकता है रोका जाए। एक बार अच्छे से उनकी एक इंस्पेक्शन हो जाए जिसमें यह देखा जाए कि जो इस विमान के साथ हुआ था कहीं वो और किसी ड्रीमलाइनर के साथ तो नहीं हो सकता। उस फॉल्ट को रेक्टिफाई किया जाए, ठीक किया जाए और उसके बाद ही ये विमान उड़े। देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो स्वागत योग्य है, भले ही इससे पैसेंजर मूवमेंट में थोड़ी सी बाधा आए। अब आपको ये बताते हैं कि बोइंग पर इतना अविश्वास, बढ़ता हुआ अविश्वास क्यों है, जबकि उनके 787 ड्रीमलाइनर का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, फिर भी क्यों है? और उसका कारण है बोइंग के अंदर तमाम रिपोर्ट्स आप देखें तो करीब 20 बार विसल ब्लोअर्स ने अपनी अपनी बात कही है। कौन होते हैं विसल ब्लोअर्स? विसल ब्लोइंग का मतलब यह हुआ, मैं एक संस्था में काम कर रहा हूं और मेरा अंतरात्मा मुझे ये गवाह नहीं दे रही, या अंतरात्मा ये मंजूरी, स्वीकृति नहीं दे रही है कि मैं चुप बैठूं। कुछ गलत हो रहा है तो मेरा मन करे कि मैं दुनिया के सामने आकर के बताऊं। इसको विसल ब्लोइंग कहते हैं। और बोइंग में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 20 बार इस तरीके के प्रयास हुए, लेकिन इनमें से 5 ऐसे बड़े मामले थे जिनका संज्ञान लेना बहुत जरूरी था। तो ये कौन से 5 मामले हैं, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला मामला सैम सालेहपुर। इनका रोल क्या था? ये बोइंग के इंजीनियर थे, 17 साल से कंपनी में थे। आरोप क्या लगाया था? इन्होंने आरोप लगाया था कि 787 ड्रीमलाइनर, जो बिल्कुल वही है जो अहमदाबाद में गिरा है, उसका फ्यूजलेज improperly fastened था, which compromises structural integrity and reducing lifespan। उनका ये कहना है कि एक कंपोनेंट होता है जिसको फ्यूजलेज कहते हैं, वो ठीक से कसा हुआ नहीं था और उसकी वजह से ये जो 787 ड्रीमलाइनर है इसकी एवरेज एज कम होती है। आप जानते हैं विमान अगर एक कंपनी खरीदती है तो फिर उसको कई दशकों तक चलाती है, कई सालों तक वो विमान चलता है।
तो इनका ये आरोप था कि जिस तरीके से ये विमान दिया जाता है उसमें ये पार्ट्स ढीले रखने की वजह से उस पार्ट की और विमान की लाइफ स्पैन कम होती है, कि विमान बहुत जल्दी बूढ़ा होता है। सालेपोर ने यह भी बोला कि ही ऑब्जर्व्ड वर्कर्स यूजिंग एक्सेसिव फोर्स, मतलब वो इतना ज्यादा ताकत लगा रहे थे कुछ कंपोनेंट्स पर, जंपिंग लाइक टार्जन ऑन पार्ट्स, कुछ पार्ट्स के ऊपर या तो किसी को बहुत कस के कस दे रहे थे या किसी को ढीला कस रहे थे, यानी कि जो सही नाप होता है वो वर्कर्स नहीं कर रहे थे। फिर वो कहते हैं वो ये इसलिए कर रहे थे टू अलाइन कंपोनेंट्स एंड क्लेम्ड engineers वर प्रेशर टू अप्रूव अनइंस्पेक्टेड वर्क। He also raised issues with 777's assembly after being transferred there. तो इन्होंने ये बोला कि इंजीनियर के स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए जितने वर्कर्स वहां पर थे वो कोई बहुत कस के कस दे रहा है, कोई ढीला कस दे रहा है, यानी कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ये उन्होंने आरोप लगाया। आउटकम ये हुआ कि उनके इस बयान पर, सैम सालेपोर के इस बयान पर उनको धमकी दी गई, ऐसा बताया जा रहा है। ये उन्होंने एक शिकायत भी की FAA में जनवरी 2024 में, सेनेट कमिटी सब कमिटी के सामने अप्रैल 2024 में भी उन्होंने टेस्टिफाई किया, और वो अब पब्लिक एडवोकेट बन गए हैं सेफ्टी रिफॉर्म्स के, कि किस तरीके से हवाई जहाज़ में सेफ्टी पैरामीटर्स सबसे ऊपर होने चाहिए। देखिए सेफ्टी की बात यहाँ पर हो रही है। स्टेटस क्या है, वो अभी भी एक्टिव विसल ब्लोअर है और मीडिया और रेगुलेटर से लगातार बात करते हैं इस बोइंग वाले मामले में, लेकिन उसको ले करके बोइंग की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अति उत्साह से किसी चीज़ को रेक्टिफाई कर देना, उस तरीके की चीज़ शायद, मैं नहीं जानता हूं कि और जगह होगी या नहीं, देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा एक और सज्जन है जिनका नाम है जॉन बार्नेट, वो बोइंग में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर थे और मैनेजर थे, इतनी सीनियर पोजीशन, और 30 साल से इस कंपनी में थे। वो नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में 787 ड्रीमलाइनर पर ही काम करते थे, यही विमान जो अहमदाबाद में गिरा है। इन्होंने ये बोला था कि प्रोडक्शन प्रेशर के चलते, यानी कि जल्दी जल्दी और बनाओ और बनाओ और बनाओ, और इस प्रेशर के चलते वर्कर्स इंस्टॉल्ड सब स्टैंडर्ड्स पार्ट एंड स्क्रैप बिन्स एंड स्किप्ड क्वालिटी चेक्स। उनका ये कहना है कि बहुत घटिया किस्म का सामान इस्तेमाल किया गया, जो कचरे की पेटी में सामान डाल दिया गया है वो सामान उठा करके विमान में लगा दिया गया कि जल्दी जल्दी वो विमान पूरा हो। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप किसी लोकल मैकेनिक के पास चले जाएं और वो जुगाड़ करने लगे कि चलो यहाँ पर ये नहीं चल रहा है तो यहाँ चेपी लगा के काम कर देते हैं या इसको रस्सी से बांध देते हैं। ये जो जुगाड़ वाली मानसिकता है, ये वही जुगाड़ वाली मानसिकता बोइंग में हो रही थी, और ये बोइंग के फॉर्मर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉन बार्नेट कह रहे थे, जो 787 ड्रीमलाइनर पर ही काम करते हैं। जरा सोच के देखिए, मतलब कचरे की पेटी में से उठा करके आप कंपोनेंट्स लगा रहे हैं। ये बात बोली जॉन बार्नेट ने। वो कहते हैं ही आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स इन ऑक्सीजन सिस्टम, जो ऑक्सीजन सिस्टम होता है अंदर टेम्परेचर, वो आपका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, वरना तो आप आसमान में ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन तो हम लोगों का प्रेशर चेंज हो जाएगा ना, तो हम लोग जो हवा सूंघते हैं प्लेन के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोला कि उसमें भी डिफेक्ट था। ही क्लेम 25% ऑफ इमरजेंसी ब्रीदिंग मास्क कुड फेल, यानी कि अगर इमरजेंसी हुई और वो मास्क जो गिरता है ऊपर से, उनका यह कहना है कि इस ड्रीमलाइनर में 25% मास्क आएंगे ही नहीं, इस तरीके का फॉल्ट है। ये क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हैं, सोचिए। ही ऑल्सो रिपोर्टेड रश्ड असेंबली प्रोसेस कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी की, जल्दी 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 करके ये विमान डिलीवर करो, हमें ये टारगेट मीट करना है, उस चक्कर में जल्दबाजी की गई। नतीजा क्या हुआ, इनको रिटेलिएशन हुआ इनके खिलाफ बोइंग से, मैनेजमेंट ने इनको इग्नोर किया, जॉन बार्नेट को डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये फैमिली लॉसूट में ये सारी चीज़ें लिखी है। 2017 में वो रिटायर कर गए। लीगल एक्शन उन्होंने बोइंग के खिलाफ किया, डेपोजिशन और टेस्टिमनी विसल ब्लोअर लॉसूट में वो लगातार दे रहे थे, और 2024 मार्च में उनकी मौत हो गई। और जो अभी तक बात कही जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, यानी कि बोइंग पर आरोप लगाने वाले बोइंग के 30 साल से काम कर रहे एक कर्मचारी, जो क्वालिटी, इसी प्लेन की क्वालिटी का मैनेजर था, उसने आत्महत्या कर ली। इस तरीके का दबाव बोइंग की तरफ से उनके ऊपर पड़ा, ऐसा परिवार का आरोप है। सोच के देखिए।
मर गए हैं वो, लेकिन परिवार की तरफ से ये आरोप अभी भी हैं। तीसरा विसल ब्लोअर है रिचर्ड कुएवास। ये मैकेनिक हैं, एम्प्लॉयड बाय स्टॉर्म, अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर स्पिरिट एरो सिस्टम्स, अ बोइंग मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर एट स्पिरिट्स विचिटा कैंसस फैसिलिटी, यानी कि विचिटा कैंसस फैसिलिटी। तो ये मतलब आप सोचिए डायरेक्टली बोइंग में नहीं है, लेकिन बोइंग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सबलेट कर देता है और लोगों को काम दे देता है। तो रिचर्ड उसमें थे, मैकेनिक थे स्टॉर्म नाम की कंपनी में। इन्होंने ये बोला कि there was improper drilling of holes in the forward pressure bulkheads of 787 aircraft in 2023, citing substandard manufacturing and maintenance processes. Same 787 Dreamliner जो अहमदाबाद में गिरा, ये बिल्कुल वही मॉडल है जिसके बारे में बात हो रही है। हालांकि ये 2023 की बात कर रहे हैं। उस समय इन्होंने बोला कि ड्रिलिंग अजीब तरीके से और गलत तरीके से की गई थी और सब स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ये शिकायत बोइंग को दी गई और स्पिरिट को दी गई अक्टूबर 2023 में, और फिर इन्हीं की नौकरी चली गई और कंपनी ने माना नहीं, इनको टर्मिनेट कर दिया गया। नेक्स्ट, रॉय अर्विन, वेटरन बोइंग एम्प्लॉई हैं। इनका एग्जैक्ट रोल नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने भी तमाम क्वालिटी इश्यूज के बारे में बात की, और वो भी 787 बिल्कुल उसी विमान ड्रीमलाइनर के बारे में इन्होंने ये सब बातें कहीं। पब्लिक गए ये अपनी एलिगेशंस को लेकर के सैंटियागो पैराडाइस के साथ, लेकिन स्पेसिफिक रिटेलिएटरी एक्शंस और करंट स्टेटस आर नॉट डिटेल्ड, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है। पब्लिक विसल ब्लोअर हैं, अपनी बात कहते हैं। इसके अलावा पांचवा, सैंटियागो पैराडाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया रॉय अर्विन के साथी थे, वो फॉर्मर क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं एट स्पिरिट एरो सिस्टम्स। बोइंग का जो लार्जेस्ट सप्लायर है, सबलेट जो काम करते हैं, वो है स्पिरिट एरो सिस्टम्स, उसके क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि प्लेन की बॉडी, खास तौर से 787 ड्रीमलाइनर जो अहमदाबाद में जो मॉडल गिरा था, वो regularly left Spirit's factory without serious defects due to inadequate quality checks, यानी कि क्वालिटी चेक नहीं किए जा रहे थे जल्दबाजी में ये विमान सप्लाई करने में। अब सोचिए अगर एक कंपनी पर, और 20 हैं टोटल, जिसमें से 5 बड़े बड़े मैंने आपको बताए हैं, और ये सारे क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में हैं, और क्वालिटी चेक विभाग के लोग अगर ये कह रहे हैं कि क्वालिटी चेक नहीं हो रही है, तो फिर किस तरीके के विमान बोइंग बना रहा है? बोइंग के विमान में किस तरीके की बातें हो रही हैं? ये वो कंपनी है जिसके सीईओ भी अक्सर विवाद में आए। ये वो कंपनी है जिसके क्वालिटी डिपार्टमेंट के इतने सारे लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और फिर भी बच करके बोइंग निकल जा रहा है। ऐसे में बोइंग के विमान पर क्या डिटेल्ड चेक होना ज़रूरी नहीं है? चलिए आप एक बार को ये बोल सकते हैं कि हो सकता है ये डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़ हों, लेकिन एक बार के लिए कम से कम जो वो बोल रहे हैं उसका तो पूरा कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब इस सब के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, और वो है कि बोइंग के ऊपर इतने आरोप क्यों लग रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, बोइंग हो या एयरबस, ये हैं तो प्राइवेट कंपनीज जो विमान देती हैं। मतलब कोई भी एयरलाइन कंपनी है, उसको विमान चाहिए तो वो इनसे खरीदता है। एयरबस और बोइंग, ये दोनों कंपनीज हैं। सबसे पहला ग्राफिक आपके स्क्रीन पर है, ये है रेवेन्यू बोइंग का 2012 से 2022 का, यूएस मिलियन डॉलर्स यूएस में। आप देखिए 2012 में वो ऊपर गया, 2018 तक वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, लेकिन 2019, 20, 21, 22 में वो कितनी बुरी तरीके से नीचे गिरा है, ये आप लोगों के स्क्रीन पर सामने है। यानी कि परफॉर्मेंस प्रेशर, अपना रेवेन्यू बढ़ाने का एक हो सकता है भूख हो बोइंग के ऊपर। अब आपको ये बताते हैं उनका जो कंपटीशन है एयरबस। ये जो ग्राफिक आपके सामने है स्टैटिस्टा कंपनी का, वो ये बताता है कि एनुअल एयरक्राफ्ट डिलीवरीज बाय एयरबस एंड बोइंग, वो आपके स्क्रीन पर हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं 2010 से लेकर के 2018 तक बोइंग और एयरबस अपनी डिलीवरी में एक समान थे। मतलब वो कंसिस्टेंटली जो टाइम बोलते थे उस पर डिलीवर कर रहे थे। लेकिन 2019 के बाद से 2024 तक आप देखिए किस तरीके से बोइंग की डिलीवरी लगातार पीछे छूटती चली गई है और एयरबस अपनी डिलीवरी लगातार करता जा रहा है। यानी कि ये प्रेशर बोइंग मैनेजमेंट के ऊपर भी था कि जल्दी जल्दी डिलीवरी करो, वरना लोग ऑर्डर कैंसिल करके एयरबस के पास ना चले जाएं। प्रतिस्पर्धा, और उसी से कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी चेक्स में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे जल्दी जल्दी सामान देने के लिए।
टाइम पर आप खत्म नहीं करेंगे और उसके बाद जल्दबाजी करेंगे क्योंकि आप विमान भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, रेवेन्यू भी आपका गिर रहा है। अब बोइंग की डिलीवरीज दे टुक अ हिट आफ्टर लास्ट 737 मैक्स क्राइसिस। आपको मालूम है कि 737 मैक्स प्लेन्स जो हैं उनको रोक दिया गया था, ग्राउंड कर दिया गया था मार्च 2019 और दिसंबर 2020 में, जब 2 प्लेन क्रैश हुए थे जिसमें 300 से ज्यादा लोग मर गए थे। इसके बाद बोइंग 737 मैक्स के प्लेन को ग्राउंड किया गया और जब ग्राउंड किया गया तो उसके बाद से आप देखिए किस तरीके से बोइंग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है। लगातार उनकी एयरक्राफ्ट डिलीवरीज 2019 से 2023 के बीच में उसके पहले वाले सालों के मुकाबले कम है। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी एयरलाइन इस तरीके का प्लेन नहीं ले लेगा ना जो गिर जाए या जिसमें फॉल्ट हो। तो ये फॉल्ट बोइंग के एयरक्राफ्ट में आ रही है, ये अब आंकड़े भी बता रहे हैं और उस पर उनका परफॉर्मेंस भी हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये 737 मैक्स में हुआ क्या था। बोइंग 737 मैक्स में कंप्यूटर कंट्रोल्ड स्टेबिलिटी सिस्टम है, MCAS। सेंसर जो है वो एयरक्राफ्ट के नोज में होती है और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर ट्रिम्स एडजस्ट होते हैं करेक्ट एंगल की, अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो वो उसको करेक्ट करने के लिए। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो सेंसर है, सेंसर रीडिंग MCAS की वो गलत थी, फॉल्स रीडिंग हो रही थी। MCAS में एक्टिवेट एंड पुश द नोज डाउन एनीवे, यानी कि इस तरीके का सेंसर था वो कि वो अपने आप से कोई क्राइसिस रीड करके और विमान को दूसरी दिशा में पलट देता था। मैं आपको मोटी मोटी बात समझाना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा एविएशन एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन जितनी जानकारी सार्वजनिक है जो 737 मैक्स के केस में थी वो यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। खैर, इन सब जानकारियों को आप तक लाने का मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आज की डेट में अगर भारत सरकार में यह विचार चल रहा है कि बोइंग के ड्रीम लाइनर्स को रोक करके उनकी पूरी जांच हो, तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि बोइंग का एक इतिहास यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने लोगों पर जोर जबरदस्ती करके खराब क्वालिटी के विमान जबरदस्ती ठेल दिए जाएं कि लीजिए उड़ाइए, जबकि उनकी गुणवत्ता में शायद कोई कमी रह गई हो। इशारों इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।